तो यार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। क्या कर रहे थे? पी एन जंक्शन पढ़ रहे थे भैया, पी एन जंक्शन। मेरे को बस फटाफट याद दिला दो कि मेजॉरिटी पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं। सर पी टाइप्स में होल्स होते हैं और एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई बिल्कुल सही कि हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स है वो होल्स होते हैं, डेफिशिएंसी होती है चार्ज की। वेयरएस अगर एन टाइप की बात करूं तो एन टाइप के अंदर हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डन। तो इधर हमने क्या किया? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने एटॉमिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कंबाइन कर दिया है ताकि चार्जेस अंदर ही अंदर ट्रांसफर कर सके। फिर मैंने आपको डायग्राम भी बना के दे दिया था कि पी टाइप होता है हमारा बेसिकली एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर। तो इसलिए इसके लिए डायग्राम कैसा बनेगा? नेगेटिव विद द होल, नेगेटिव विद द होल। और सिमिलरली अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो एन टाइप का डायग्राम कैसा बनेगा? सर पॉजिटिव विद द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, ये डोनर है तो इसलिए इसका बनेगा हमारा पॉजिटिव विद एन इलेक्ट्रॉन। सॉरी, पॉजिटिव विद एन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव विद एन इलेक्ट्रॉन। चलो बस अब अपना कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं। यार मैंने बताया था आपको कि दोनों साइड कंसंट्रेशन डिफरेंस है। अगर आप इधर देखो, इधर हमारा इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, वेरएस इधर होल्स मेजॉरिटी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए होंगे तभी तो होल्स जनरेट हुआ होगा। लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? इधर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली माइनॉरिटी में होंगे। तो यार हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डिफरेंस है। राइट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन कम है। तो इधर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा चार्जेस का और इधर इलेक्ट्रॉन का लो कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस चार्जेस हमारे फ्लो करेंगे। तो हमारे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे? सर एन टू पी। वेरी गुड, हमारे इलेक्ट्रॉन एन से लेके पी में फ्लो करेंगे। तो यार जब हमारे इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो ये अपने आप मूव कर रहे हैं, हमने कोई इनको एक्सटर्नल पुश नहीं दिया, मतलब कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह नहीं दिया है। तो इसलिए ये एक करंट सेटअप करेंगे। चार्जेस मूव कर रहे हैं तो एक करंट सेटअप होगा और इस करंट को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन करंट। और मैंने आपको बताया था कि इस डिफ्यूजन करंट को अगर मैं वैल्यू चेक करूं तो इस डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बहुत कम होगी या बहुत ज्यादा होगी? सर बहुत कम। वेरी गुड, ये डिफ्यूजन करंट की जो वैल्यू है ये बहुत छोटी होगी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो चार्ज बिल्कुल इस जंक्शन लेयर के पास है, ये जो मैंने व्हाइट लाइन ड्रॉ करी है ये हमारी जंक्शन है। जो चार्ज सिर्फ इस जंक्शन के पास है सिर्फ वो ही मूव कर पाएगा आगे। बाकी ये जो पीछे वाले चार्जेस हैं और जो ये पीछे वाले होल्स हैं ये मूव नहीं कर पाएंगे। ये मूव क्यों नहीं कर पाएंगे अभी उसके बारे में देखते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही याद रखो कि जो भी चार्जेस हमारे बिल्कुल जंक्शन के पास हैं सिर्फ वो ही चार्जेस हमारे मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं जो मूव कर रहे हैं, इसलिए जो करंट प्रोड्यूस होगा वो बहुत छोटा करंट प्रोड्यूस होगा, डिफ्यूजन करंट। ऊपर से ये करंट एक तरीके से देखे जाए तो मोमेंटरली करंट होगा। मोमेंटरली करंट का मतलब क्या है? कि ये बहुत ही छोटे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए फ्लो करेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। अब बताओ ये उसके बाद क्यों रुक रहा है डिफ्यूजन करंट? सर क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर वहाँ सेटअप हो जा रही है, वह इमोबाइल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस सेटअप हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन एन से मूव करेंगे तो उनको रिपल्शन फेस होगी, तो वो नहीं बस कर बस पाएंगे बस मूव। अन्वी, बस बस बस, क्या बात है यार। तो यार हमें पता है कि यहाँ से चार्जेस मूव कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ने वैकेंसी फिल कर दी है। भैया इलेक्ट्रॉन ने हमारे होल्स को फिल करके कैंसिल आउट कर दिया है। तो अगर मैं जंक्शन लेयर पे देखूं तो जंक्शन लेयर पे हमारे पास इमोबाइल नेगेटिव आयंस एंड इमोबाइल पॉजिटिव आयंस रह जाएंगे। तो ये हमारे पास अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हो गए हैं, एक जगह एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो यार ये हमारे एज एक छोटी सी बैटरी की तरह एक्ट करेंगे। ये बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा और जो हमारा पॉजिटिव है वो बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा। तो ये छोटी सी बैटरी क्या कर रही है? ये हमारे चार्जेस को रिपेल कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डोनर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये अभी भी आगे आना चाहते हैं, लेकिन ये आगे क्यों नहीं आ पा रहे? बिकॉज अब ये नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल उनको रिपेल कर रहा है। सिंस ये उनको रिपेल कर रहा है तो ये उनको आगे फ्लो नहीं करने देगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव भी राइट हैंड साइड ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन अगेन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इनको रिपेल करता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो ये होल्स भी आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए ये जो बैटरी बनी है ये बेसिकली क्या कर रही है, ये चार्जेस का मूवमेंट रोक रही है। ना तो चार्जेस राइट टू लेफ्ट आ सकते हैं, ना लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं। तो मैंने कहा था ये बैटरी बेसिकली एक तरीके का बैरिगेटिंग का काम कर रही है। तो इसलिए ये जो बैटरी बन रही है, इस बैटरी को हमने क्या नाम दिया था, इस बैटरी को हमने नाम दिया था पोटेंशियल बैरियर। और इसको हम डिनोट करेंगे वीबी से। वीबी का मतलब है पोटेंशियल बैरियर। भैया चेक करो, यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलो बढ़िया। लेकिन अब एक दिक्कत है यार, ये जो बैटरी बन रही है ना, भले ही ये बहुत छोटी बैटरी बन रही है, मतलब इसका पोटेंशियल बहुत ही छोटा होगा, अप्रोक्सीमेटली 0.5 वोल्ट, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भैया इसका जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल बैरियर का, ये बहुत छोटा वोल्टेज होगा। तो जो ये चार्जेस हैं भैया, जिनके पास एनर्जी, मैंने आपको बोल रखा है कि इनको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए फ्री होके ट्रैवल करने के लिए, तो जिन चार्जेस के पास एनर्जी इस 0.5 वोल्ट से ज्यादा की होगी, वो तो अभी भी फ्लो करेगा। भाई कॉन्सेप्ट को चेक करो फिर से। मैं कह रहा हूं हर एक चार्जेस के पास, आपने वो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ रखा है कि यार हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी होती है। सारे इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी नहीं होती। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जिनकी एनर्जी, जिनका वोल्टेज 0.5 वोल्ट से ज्यादा होगा, लेकिन वो बहुत एक दो ही चार्जेस ऐसे होंगे। तो एक दो चार्जेस तो अभी भी मूव कर रहे होंगे, लेकिन इनकी वजह से हार्डली एक दो चार्जेस ही फ्लो कर रहे हैं, तो इनकी वजह से जो डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। क्या ये वाला पॉइंट भी समझ में आया? यस यस सर। सर। डन। तो इसलिए हम उसको कंसिडर ऑलमोस्ट कर ही नहीं रहे हैं। हालांकि बुक्स में अगर आप देखो, बुक्स में लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? क्योंकि अभी भी कुछ चार्जेस ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी ज्यादा है, वो पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करेंगे और आगे मूव करेंगे, लेकिन वो हार्डली एक दो चार्जेस ही होंगे, तो उनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो नेग्लिजिबल है, तो आप उसको अज्यूम करो ही मत। अब क्या दिक्कत है भैया, अब ये जो लेयर बनी है मेरे पास जंक्शन के आसपास, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हुए हैं, इमोबाइल आयंस कलेक्ट हुए हैं, इस लेयर को हमने क्या नाम दे दिया? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे चार्जेस थे, जो करंट को फ्लो करा रहे थे, करंट को प्रोड्यूस करा रहे थे, उनका डिप्लीशन हो गया, मतलब वो खत्म हो गए हैं, उनकी शॉर्टेज हो गई है। तो इसलिए ये लेयर हमारी क्या कहलाएगी? डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर को हम डिनोट कर रहे हैं डी से। तो एक और टर्म क्या आ गया हमारे पास? डिप्लीशन लेयर। तो एक बार चेक कर लो, हमने टोटल अभी तीन टर्म्स पढ़ लिए हैं पीएन जंक्शन से रिलेटेड। फर्स्ट डिफ्यूजन करंट, सेकंड पोटेंशियल बैरियर, एंड थर्ड डिप्लीशन लेयर। चेक करो, इनमें कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। सर पोटेंशियल बैरियर वाला रिपीट कर दो। पोटेंशियल बैरियर वाला रिपीट करना, डन। यार हो क्या रहा है, जैसे इस तरीके से देखो, सपोज ये इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया सपोज एक कंडक्टर। आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं कि ये कंडक्टर ले लिया। अब हमें पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स है, लेकिन प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकते। भैया ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए, कुछ प्रोटॉन्स ड्रॉ कर दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। फिलहाल के लिए ये अज्यूम कर लो रोहित कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर। तो मेरे को बताओ प्रोटॉन किधर मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? भाई ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो कंडक्टर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर मूव करेंगे? भाई पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे किधर ट्रैवल करेंगे? वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करेंगे। सिमिलरली अगर प्रोटॉन्स फ्री है मूव करने के लिए, तो प्रोटॉन्स किधर ट्रैवल करेंगे? प्रोटॉन्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करेंगे। चेक करो, यहां तक कोई डाउट है? नो नो सर। डन। तो अब होगा क्या यार, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे ट्रैवल करके रुक जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव उनको कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली मेरे जितने भी प्रोटॉन्स है वो सारे के सारे यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब सपोज आप घर में अपना एक सेल लेके आए हो, आपके घर में सेल होंगे, सपोज वो सेल खत्म हो गया, सेल खत्म होने का मतलब समझ रहे हो कि अब वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करंट फ्लो करता है? उस केस में करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यार बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता। तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, तो ये चार्जेस यहीं के यहीं एक्यूमुलेट होके रह जाएंगे। ये नेगेटिव यहीं पे रह जाएगा, ये पॉजिटिव यहीं पे रह जाएगा। तो अगर पॉजिटिव यहीं रह गया, नेगेटिव यहीं रह गया, तो अब क्या करंट फ्लो करेगा?
नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जब सारा पॉजिटिव यहाँ कलेक्ट हो गया है, नेगेटिव यहाँ कलेक्ट हो गया है, तो अब ये फ्लो करेंगे ही नहीं, और अगर ये फ्लो नहीं कर रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो करंट प्रोड्यूस कराने के लिए कंडीशन क्या है कि यार यहाँ पे बीच में ना एक केमिकल रिएक्शन होना चाहिए बैटरी का। बैटरी का केमिकल रिएक्शन क्या करता है, वो इन नेगेटिव चार्ज को यहाँ कलेक्ट नहीं होने देता, वो इनको यहाँ पे पुश कर देता है, धक्का दे देता है अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा। सिमिलरली वो पॉजिटिव को यहाँ नहीं रुकने देता, वो इसको यहाँ पे धक्का दे देता है, अगेन अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा। फिर पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फिर से ऊपर। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फिर से ऊपर। और इस तरीके से हमारा चार्जेस कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा। रोहित पहले चेक करो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। डन। तो रोहित इधर भी वही चीज हो रही है कि यार इधर हमारा चार्ज फ्लो करना चाह रहा था, लेकिन बीच में बैटरी ने क्या किया, ये एक्चुअल में बैटरी कनेक्ट नहीं की है, तो इसमें एक्चुअल में कोई केमिकल रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने कोई बैटरी थोड़ी कनेक्ट की है। भैया ये तो मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके कलेक्ट हो गए हैं। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएंगे, तो ये बैटरी के एक टर्मिनल की तरह एक्ट करेंगे, बैटरी के टर्मिनल की तरह। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल फील करेंगे, तो ये अब आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जो मेरे होल्स हैं इस साइड, वो पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का बन गया, और ये होल्स ये भी रिपेल करेंगे, तो ये भी मूव नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई चार्जेस मूव ही नहीं कर रहा, तो इन चार्जेस को मूव करने से किसने रोका है, ये जो आर्टिफिशियल बैटरी बनी है, इमेजिनरी बैटरी बनी है, इसने रोका। तो इस इमेजिनरी बैटरी को हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर, कि इसने चार्जेस के लिए एक बैरिगेटिंग लगा दिया, जैसे पुलिस की बैरिगेटिंग होती है, कर्फ्यू लगा दिया इसने कि भैया चार्जेस इधर उधर ट्रैवल नहीं करेंगे। रोहित अब क्लियर हो गया? यस सर। डन। लेकिन ये जो बैटरी की तरह बन रहा है, ये बहुत छोटी बैटरी बन रही है। तो आज अब अपना डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट। यार अभी मैंने कहा कि ये जो बैटरी बन रही है, ये बहुत छोटी बैटरी बन रही है। अब डिप्लीशन लेयर की बात करो, यार ये जो डिप्लीशन लेयर होगी, क्या ये बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी? सर छोटी। याद रखो यार, हमारे चार्जेस बहुत पास हैं, एटॉमिक लेवल पे कनेक्ट किया है ना मैंने पीएन जंक्शन को। ये जो मेरे चार्जेस हैं ये बहुत पास है, मतलब आपको ये डिस्टेंस अभी वैसे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चेक कर लेना, ये बहुत पास है, एटॉमिक लेवल पे है। तो याद रखो हमारे इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इस होल के अंदर फिल करने के लिए। तो ये जो डिप्लीशन लेयर की वैल्यू होगी ना, ये बहुत ही छोटी होगी। अप्रोक्सीमेटली ये किस में होती है, माइक्रोमीटर्स में होती है, माइक्रोमीटर्स में इतनी छोटी होती है डिप्लीशन लेयर। तो अब एक बात बताओ आप, यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस थे, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस थे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी? भाई अगर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी है मैंने, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी? यूनिफॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, ये बिल्कुल एक कैपेसिटर प्लेट की तरह बन रही है। आप देखो तो एक साइड बिल्कुल पॉजिटिव प्लेट, एक साइड बिल्कुल नेगेटिव प्लेट, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में बन रही है वो यूनिफॉर्म बन रही है। तो मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी यूनिफॉर्म फील्ड होगी? तो भैया शायद सर से आपको याद सिग्मा नहीं बाय है। एप्सिलॉन नॉट। क्या, दोबारा बोलो। सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पूछ रहा हूँ। तो भैया डीवी बाय डी आर, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिप्लीशन लेयर। याद है ये फॉर्मूले आपने पढ़े यस होंगे, सर। डीई इज यस सर। इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ डीवी बाय डी आर। तो यार हमने वही फॉर्मूला लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो आप देखो आपका डिनोमिनेटर कितना छोटा है, आपका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो यार याद रखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है, 0.5 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। 10⁻⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। क्या ये यहां तक का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया आपको? यस सर। Done. यस सर। तो देखो अब इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा होगा। यार देखो प्लीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, चेक करते जाना, छोटे छोटे पॉइंट्स है, कोई भी डाउट हो उसी वक्त मेरे से पूछ लेना कि सर ये सर चीज ये नहीं। सर हाँ दोबारा से बताना दोबारा से प्लीज। बताना है, ठीक है डन। देखा ऐसे बोलना पड़ता है। चलो देखो फिर से, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखो,
जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि पैरेलल लाइंस के फॉर्म में होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है डेल्टा वी होता है ई डेल्टा एक्स। तो मैं आपको यही फॉर्मूला बस लिखने के लिए कह रहा हूं, ई हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। पोटेंशियल की वैल्यू रखो, आपका पोटेंशियल बैरियर कितना जनरेट हुआ था, अराउंड 0.5 वोल्ट का। डेल्टा एक्स का मतलब कितनी लेंथ के लिए वो पोटेंशियल बैरियर जनरेट हुआ था, डिप्लीशन लेयर का। तो डिप्लीशन लेयर की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁻⁶। इसको ऊपर ले गए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 0.5 इंटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ का मतलब होने का क्या है कि भैया अराउंड लैक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड लैक्स में प्रोड्यूस हुई है, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो नंदिनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है या बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है? सर हाई। वेरी गुड मैक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। भाई आप सब लोग चेक कर लो, अब कोई डाउट है? नंदिनी एक बार फिर से चेक करो। चलो डन। भैया पक्का बढ़ जाऊं आगे? यस सर। चलो डन। तो यार हमारे पास इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा होगा वो कॉन्सेप्ट समझो। इधर मेरे पास क्या रह गए थे भैया, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब मोबाइल आयंस है जिनकी होल की वैकेंसी हमने फिल कर दी है। इधर हमारे पास क्या रह गए थे, पॉजिटिव मोबाइल आयंस। अब इधर हमने क्या ड्रॉ किया था, एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया था। ये इलेक्ट्रॉन तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड नहीं बना रहा था। आपको याद है मैंने आपको पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट मतलब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम बताया था। ये एन टाइप का होता है। एन टाइप में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे डायग्राम इधर एक बार ड्रॉ कर देता हूं कि भैया एन टाइप के लिए कौन सी इंप्योरिटीज ऐड करनी है हमें, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज का एग्जांपल आर्सेनिक लिया था हमने। यस सर, आर्सेनिक एंटीमनी। बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि भैया ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो डोनेट कर रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये बॉन्ड बनाने में बिजी रख रहा है अपने, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा फ्री है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है, यहां लिख देता हूं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया इधर हमने। सिमिलरली अगर मैं पी टाइप का ड्रॉ करता तो पी टाइप में एक एक्स्ट्रा वैकेंसी पहले से ही थी, तो ये एक्स्ट्रा वैकेंसी ड्रॉ करी थी हमने, एक्स्ट्रा वैकेंसी। तो अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां पे चले गया, तो मतलब एक्स्ट्रा वैकेंसी फिल हो गई और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का काम खत्म हो गया। चेक करो ये बात भी क्लियर है? यस सर। डन। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो आर्सेनिक के पास और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। भाई आर्सेनिक के पास अभी भी और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये बॉन्ड्स बन रहे थे, ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे सारे, ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे जो सिलिकॉन और इसके बीच में बन रहे थे, ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे। तो अगर ये बॉन्ड्स टूट गए तो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड शेयरिंग में बिजी थे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स भी भैया फ्री हो जाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कि इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से बॉन्ड्स टूट गए हैं, तो बॉन्ड्स टूट गए हैं तो अब ये चार्जेस फ्री हो जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से चार्जेस फ्री हो गए बहुत सारे, एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस मिल गए पहले, क्योंकि पहले मेरे पास एक ही एक्स्ट्रा था, लेकिन अगर अब मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो मेरे पास कितने और चार्जेस आ गए, अब मेरे पास 4 और चार्जेस आ गए। तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा करंट फ्लो कर रहा था, डिफ्यूजन। लेकिन अब जो ये मेरे पास जो बॉन्ड्स बना रहे थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो और एक्स्ट्रा आए हैं, इनकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस होगा, और इनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को हम कहेंगे डिफ्यूजन की जगह ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। और आप मेरे को सोच के बताओ इस ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी? सर बड़ी होगी। बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन करंट तो बेचारा सिर्फ इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन अब ड्रिफ्ट करंट तो इन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मिल गए मेरे को बॉन्ड तोड़ने के बाद, उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेटली ड्रिफ्ट करंट के केसेस में चार्जेस ज्यादा अमाउंट में फ्लो कर रहा है, तो इसलिए ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। डन। लेकिन ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो समझो। भैया इधर बन गया था नेगेटिव टर्मिनल, इधर बन गया था बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, रिपेल। तो पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था एन से पी में,
भाई ध्यान देना, पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था एन से पी में, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके कहाँ जाएंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके हमारे एन साइड ही चले जाएंगे। तो इसलिए हमारे डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, बस यही लास्ट पॉइंट है। तो हमें पता है ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन और डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी। तो यहां लिख रहा हूं, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। बस अब चेक कर लो, ये हमारा वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन खत्म हो गया। सारे कॉन्सेप्ट एक बार आराम से देख लो, 2 मिनट दे रहा हूं, टाइम लो आराम से, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। और भाई बड़े दिनों बाद इतनी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है क्लास में। अभी चेक करके बताओ, क्लियर है? ध्रुव? यस सर। ठीक है। दिवेश? यस सर। ठीक है। हाँ ध्रुव, तुम भी बोल लो, बोलने वाले थे। तो यार अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यस सर। डन। सर आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म ही कर दें। तो यहाँ तक तो हमारा डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट सब कुछ हो गया। आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। अब हम इस पीएन जंक्शन को वर्क कैसे कराएंगे, मतलब हमें क्या करना है, पीएन जंक्शन को हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में इंक्लूड करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यार बेसिकली हमारा सेमीकंडक्टर एक वॉल्व की तरह एक्ट करता है, वॉल्व की तरह, कि भैया हम जिस डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहें उस तरीके से करा सकते हैं। मतलब करंट फ्लो कराना चाहें तो ये वर्क करे, करंट फ्लो नहीं कराना चाहें तो ये पीएन जंक्शन स्टॉप हो जाए। तो हम इसको किस तरीके से कराएंगे भैया, हमारे पास इसको यूज करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हमारे पास जिसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है कि आप पीएन जंक्शन को एक एक्स्ट्रा बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, एक्सटर्नल बैटरी से। और वो एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड कैसे है भाई, सबसे पहले याद रखना पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसा होता है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, भैया बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करी है। ये हमारा डायग्राम है पीएन जंक्शन का, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ये वाला पार्ट हमारा इंडिकेट करता है पी को, और जो ये मैंने एक डंडी बनाई है ये इंडिकेट करता है हमारा एन को। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ये है कि आप पी को बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो, सो पॉजिटिव। पॉजिटिव। बिल्कुल, पी मतलब पॉजिटिव। तो आप इस पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो, और एन को किससे कनेक्ट कर रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव। से कनेक्ट कर रहे हो। तो जब भी आप एन को नेगेटिव टर्मिनल से और पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो ये हमारा कहलाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग। अब आपको फॉरवर्ड बाइसिंग में वर्किंग समझनी है तो फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें बस एक यही दिक्कत है कि हमें बार बार डायग्राम बनाना पड़ता है। अब मैं बाकी सारे डायग्राम, मतलब पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, सिर्फ जंक्शन लेयर के आसपास वाला डायग्राम बना रहा हूं, तो सिर्फ उसी को ध्यान देना कि भैया ये हमारे पास यहाँ पे थे नेगेटिव इमोबाइल आयंस, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी बन गई थी, इमेजिनरी बैटरी। मैं पहले बोला था ये रियल में एग्जिस्ट नहीं है, इमेजिनरी बैटरी है। इसका पोटेंशियल वीबी, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया अब एक एक्स्ट्रा बैटरी। अब आप मेरे को एक चीज सोच के बताओ कि यार हमारा पोटेंशियल, हमारा करंट हमेशा कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल तक फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ से दिवेश उल्टा पॉजिटिव बोल टू गए, नेगेटिव। पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव। टर्मिनल फ्लो करता है। ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल बैरियर की बात करूं कि भाई पोटेंशियल बैरियर करंट फ्लो करा सकता है, तो पोटेंशियल बैरियर कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता, ध्यान दो। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से घुमा के नेगेटिव टर्मिनल तक करंट फ्लो कराता। तो एक तरीके से मैं देखूं इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट कह सकता हूं कि ये है, पोटेंशियल बैरियर की वजह से अगर करंट प्रोड्यूस होता तो। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। डन। यस। भाई कंफ्यूज मत होना, इधर मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव ड्रॉ नहीं किया ये एरो। इस एरो का मतलब क्या था कि नेगेटिव पॉजिटिव से फ्लो होके किधर जाएगा, वो नेगेटिव में जाएगा, तो मतलब पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। तो आई बी की डायरेक्शन हो गई। अब सिमिलरली जो ये मेरी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल बैटरी है, अगर ये करंट फ्लो कराएगी तो कौन सी डायरेक्शन में कराएगी, लेफ्ट में या राइट में? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना चाहिए, तो ये कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी, सर लेफ्ट में। लेफ्ट।
तो यार हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सपोज ये एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल बैटरी है, अगर इसका वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से कम हुआ तो क्या हमारे सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा? नो सर। तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पोटेंशियल बैरियर ने करंट को रोका हुआ है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा बैटरी लगाई है एक्सटर्नल, ये करंट को फ्लो नहीं करा पा रहा क्योंकि इसका वोल्टेज और ऊपर वाले का वोल्टेज कम है। लेकिन अगर अब मैं वोल्टेज को इस पोटेंशियल बैरियर से बड़ा कर दूं तो याद रखो उस केस में मेरा करंट फ्लो करने लग जाएगा क्योंकि फिर इसका इम्पैक्ट बड़ा हो जाएगा। क्या ये वाली बात भी समझ में आई है आपको? यस सर। Yes, करंट sir. इलेक्ट्रिसिटी मैंने ही पढ़ाया है, समझो। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको मैंने ही पढ़ाया है। याद है हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि सपोज ये एक बैटरी है और ये दूसरी बैटरी है। इन दोनों बैटरी को मैंने सेम पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। तो मेरे को बताओ इस केस में करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा? तो हमें पता है कि अगर E1 और E2 दोनों इक्वल हो गए तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज ई नेट कितना बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं E1 बड़ा है E2 से, फिर कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा? फिर E1 का इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा? फिर हमारा करंट भैया फ्लो करेगा इन दी लेफ्ट डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं कह दूं E2 बड़ा है E1 से, तो किसका इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा? E2 का इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा? राइट फ्लो करेगा। लेकिन करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा? ई नेट, और ई नेट होगा E1 माइनस E2। सिमिलरली इधर भी ई नेट कितना होगा? E2 माइनस E1। क्या ये कॉन्सेप्ट याद आया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का? यस सर। तो इधर भी यही होगा कि भैया मेरा ये वाला पोटेंशियल, जो एक्सटर्नल बैटरी के पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस इमेजिनरी बैटरी। तो अगर मेरा V बहुत बड़ा है VB से, तो मेरे को बताओ नेट पोटेंशियल कितना आएगा? नेट पोटेंशियल आएगा V माइनस VB। सिंस नेट पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमारा करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब चेक कर लो, अब कोई डाउट है तो पूछो। अब करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा इसका भी ध्यान दो। तो इधर मेरा नेगेटिव और होल था, इधर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन थे। तो ये नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस होल्स को रिपेल करेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन अब ट्रैवल कर देगा। क्यों? क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन को इस बैटरी ने इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा एनर्जी दे दी है। जैसे मैंने आपको डिफ्यूजन करंट में समझाया था कि अगर मेरे चार्जेस के पास इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा एनर्जी होगी तो ये क्रॉस कर जाएगा। तो इधर भी अब वही होगा कि मेरी इस एक्सटर्नल बैटरी ने इस चार्ज को एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, इसने पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक किया, और ये हमारा चार्ज अब इधर फ्लो करेगा। तो इधर डिफ्यूजन करंट अब सेटअप हो जाएगा। क्या फॉरवर्ड बाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? यस सर। डन। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो आप पॉइंट्स लिखते जाओ कि व्हाट आर दी पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉरवर्ड बाइसिंग, क्योंकि ये अब आगे काम आएगा। भैया सबसे पहला पॉइंट कि वी नेट हमारा कितना हो जाएगा? वी नेट हो जाएगा V माइनस VB। चेक करो। यस सर। Yes, sir. डन। सेकेंड पॉइंट, भाई सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारा करंट जो फ्लो करेगा, अब मेरे चार्जेस को ऑलमोस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव ने सारे चार्जेस को इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी है। तो अब ऑलमोस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना हो जाता है? ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, इसलिए हमारा लार्ज करंट फ्लो करता है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब, डिप्लीशन लेयर। भैया डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? डिप्लीशन लेयर की विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो भैया पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है उसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, कि इलेक्ट्रॉन्स को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो यार अब ये नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, तो ये चार्जेस तो ऑटोमेटिकली पास आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन तो, और ये होल्स भी बिल्कुल पास आ जाएंगे। दोनों अगर बिल्कुल पास पास आ गए हैं तो क्या इनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा मर्ज करने के लिए? नो सर। इनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं,
भैया बिल्कुल मूवी का सीन मान लो, इधर हीरोइन इधर हीरो। भैया पहले उनके माँ बाप वो पुरानी मूवीज 90s वाला सीन उनको नहीं मिलने दे रहे थे, अब वो कह रहे हैं भैया मिल लो, तो उनको अब कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बिल्कुल वैसा वाला फुद्दू सा लॉजिक है। तो हमारी डिप्लीशन लेयर की विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज डिक्रीज। हो जाएगी। बस ये 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। किस्सा खत्म, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। भैया इंटरेस्टिंग सा ग्राफ, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर आप ग्राफ देखोगे फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए कैसा ग्राफ बनेगा कि पहले तो हल्का सा वोल्टेज इंक्रीज करने पे हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले वोल्टेज मेरा किससे कम होगा? पोटेंशियल बैरियर से कम होगा। तो अगर पोटेंशियल बैरियर से कम होगा तो इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट। तो देखो इधर मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? ऑलमोस्ट 0 आ रही है कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू रीच करने के बाद वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी कि मेरा वी किससे बड़ा हो जाना चाहिए? पोटेंशियल बैरियर से। बिल्कुल। जैसे ये वैल्यू वीबी को क्रॉस कर देगी तो हम देखेंगे हमारा करंट एकदम से सडनली इंक्रीज कर रहा है, एकदम से। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि जैसे मेरा बैटरी का पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा और एकदम से लार्ज करंट फ्लो करेगा, लार्ज करंट। और ये करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहा हूं। ये तो लॉजिकल है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये, तो मुझे चेक करके बताओ क्या ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है? नो सर। तो याद रखना सेमीकंडक्टर के केस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, इसलिए हम इसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, कंडक्टर्स नहीं कहते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर, इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू करने के बाद है ना, ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन अप्रोच करने लग जाता है, ऑलमोस्ट। तो हम कहते हैं कि भैया एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद हाँ ये ओम्स लॉ ओबे करने लग जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद। क्योंकि इस वैल्यू तक तो करंट फ्लो ही नहीं करता, तो यहां तक तो ओम्स लॉ ओबे हो ही नहीं रहा, लेकिन इसके बाद ओम्स लॉ ओबे होना शुरू करता है। तो सेमीकंडक्टर्स में ओम्स लॉ ओबे शुरू होता है पीएन जंक्शन में, लेकिन ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद। थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज के बाद। चलो चेक कर लो, ग्राफ में भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। डन सर। डन डन सर। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हम करेंगे सेकेंड वाला डिस्कस, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या? अभी भी एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करनी है, लेकिन अब एक्सटर्नल बैटरी कैसे कनेक्ट करनी है? सर पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल और एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल। वेरी गुड। कि अब भैया पी के साथ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा और एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का सर्किट डायग्राम बनेगा तो ये हमारा कहलाएगा रिवर्स बाइसिंग। याद रखो रिवर्स बाइसिंग हमारा बहुत जगह यूज होता है एक्चुअल इंडस्ट्री पर्पस में, क्योंकि ये क्या करेगा अभी पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट। यार जस्ट इसका उल्टा इमेजिन कर लो। अब मैं अब पूरा डायग्राम वापस से बनाने की जरूरत है क्या? नो नो सर। सर। समझ जाओगे? यस पीछे Yes, वाले सर। sir. डायग्राम में ही समझा देता हूँ भैया, समझ जाना। इसका डायग्राम ठीक कर दूंगा अभी मैं। अब यार मैंने इधर नेगेटिव टर्मिनल ड्रॉ किया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल ड्रॉ किया। अब ये भी करंट इधर फ्लो कराने की कोशिश कर रहा था, ये भी करंट इधर फ्लो कराने की कोशिश कर रहा था। दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो क्लैश होगा। दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो क्लैश होगा। तो अगर क्लैश होगा तो दोनों करंट, अब मेरा वी नेट की वैल्यू कितनी आएगी ये सोच के बताओ। फर्स्ट पॉइंट, वी नेट की वैल्यू कितनी आएगी भैया? समझो भावनाओं को। ये जीरो। मेरा पोटेंशियल बैरियर था, ये मेरा पोटेंशियल बैरियर था, और इधर ही मैंने कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल बैटरी। तो भैया ये क्या करेंगे इस केस में? दोनों दोनों हमारे करंट क्लैश करेंगे। तो इस केस में बेसिकली ये पोटेंशियल हमारा इंक्रीज कर जाएगा जो करंट को रोकने में मदद कर रहा है। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। डन। कि भैया पहले ये करंट फ्लो कराने को रोक रहा था, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में रोक रहा है। तो अभी भी वही हो रहा है कि यार ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को बल्कि उल्टा अट्रैक्ट करेगा, इधर जाने से रोकेगा। तो चार्जेस के डिफ्यूजन को दोनों बैटरीज रोक रही हैं। भाई किसी को डायग्राम में कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लेना, मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा। पोटेंशियल बैरियर इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोक रहा था, तो जो ये एक्सटर्नल बैटरी है वो भी यही कर रही है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोक रही है। भैया पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, इधर भी पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो मेरा पोटेंशियल अब इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल बैरियर मतलब बैरिगेटिंग डबल हो गई है एक तरीके से। बैरिगेटिंग डबल हो गई है तो अब मेरा रेजिस्टेंस क्या कम ऑफर हो रहा है या ज्यादा ऑफर हो रहा है?
ज्यादा ऑफर हो रहा है। ज्यादा सर ज्यादा। ज्यादा ऑफर हो रहा है, तो हम कहेंगे इसमें ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ऑफर हो रहा है, ऑलमोस्ट। तो अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट की ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। 0। तो हमारे रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता, बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता। ये इसकी खासियत है। तीसरा पॉइंट, डिप्लीशन लेयर। अब मुझे बताओ, ये वाली जो बैटरी है ये तो इलेक्ट्रॉन को बल्कि अपना उल्टा पीछे खींच रही है। तो जैसे वही मैंने 90s मूवी वाला सीन बताया कि भैया हीरोइन का बाप उसको रोक रहा है ट्रैवल करने से, तो बताओ भैया क्या इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा या ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? सर ज्यादा। ज्यादा तो विड्थ क्या विड्थ करेगी? इंक्रीज। इंक्रीज। लाइक इंक्रीज। इंक्रीज। भाई आई होप ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन हो गए हैं। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सिंस ये रिवर्स बाइसिंग है तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं नेगेटिव, उसमें नेगेटिव एक्सिस के अलोंग। ये हो गया हमारा वोल्टेज और ये हो गया हमारा करंट। तो हमने क्या देखा कि जब हम वोल्टेज लगा रहे हैं ना तो हमारे करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो आ रही है, लेकिन एक नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी। और ये नेग्लिजिबल वैल्यू क्यों आएगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ इधर फर्स्ट डायग्राम पे चले जाओ कि भैया मेरे पास इधर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में तो हैं, तो ये माइनॉरिटी वाले इधर जाके ट्रांसफर होने लग जाएंगे, क्योंकि अब जो एक्स्ट्रा बैटरी है उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये माइनॉरिटी वाले अब शिफ्ट करने लग जाएंगे। तो अगर माइनॉरिटी वाले शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनॉरिटी वाले तो एक दो ही हैं, तो इनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो नेग्लिजिबल प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आप एक वोल्टेज से बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाने लग जाओ, मतलब बहुत ही ज्यादा वोल्टेज, मतलब आपने सपोज ये वोल्टेज है 2 वोल्ट और इधर आपने लगा दिया ऑलमोस्ट 100 वोल्ट, तो इस केस में क्या होगा? जब आपका एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज सफिशिएंटली हाई हो जाएगा तो हम देखेंगे कि एकदम से करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, एकदम से। तो जिस पॉइंट के बाद हमारे करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो गई है, क्या आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? बोर्ड्स के लिए पढ़ा होगा, नहीं याद? जेनर ब्रेकडाउन। लिख लो, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बाद में कि कैसे जेनर ब्रेकडाउन होता है, बस आप लिख लो कि एक पोटेंशियल के बाद करंट सडनली एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो उसको हम कहेंगे जेनर ब्रेकडाउन। यस सर। और इसको डिनोट कर लो VZ से। VZ मतलब जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या होता है अभी वो थोड़ी देर में आगे समझाऊंगा। डन सर। डन। भैया 1 मिनट ब्रेक दो मेरे को प्लीज, आई टेक सम वाटर। चलो, तो यार आप देखो हमारा पीएन जंक्शन का क्या एडवांटेज है। पीएन जंक्शन का एडवांटेज ये है कि जब भी मैं इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करूंगा ये करंट को फ्लो कराएगा, लेकिन जैसे ही मैं रिवर्स बाइसिंग कर दूंगा ये करंट को क्या कर देगा? ये करंट को स्टॉप कर देगा। तो क्या ये बिल्कुल वॉल्व की तरह एक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। कि फॉरवर्ड बाइसिंग में मतलब आपने पानी का वॉल्व पूरा खोल दिया तो मतलब करंट पानी फ्लो करेगा, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में आपने क्या कर दिया? पूरा वॉल्व क्लोज कर दिया है, तो अब भाई बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बिल्कुल भी पानी फ्लो नहीं करेगा। तो इस फॉरवर्ड बाइसिंग का और रिवर्स बाइसिंग का अब हम एडवांटेज उठाते हैं, और इस एडवांटेज में हम क्या कहेंगे भैया? क्या एडवांटेज है इसका? रेक्टिफायर डायग्राम्स में। रेक्टिफायर क्या आपने पढ़े हैं? रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ यस वेव सर। रेक्टिफायर। यस सर। यस बिल्कुल। सर। तो सबसे पहले हम यही चीज पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो याद रखो हम फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का बस एडवांटेज ले रहे हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग में। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, फिर एक साथ इसको स्टडी करते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। चलो समझो यार, इधर हमने क्या किया? इधर हमने बेसिकली एक प्राइमरी कॉइल लिया है। प्राइमरी कॉइल मतलब जिसमें से करंट आ रहा है, इसको हम बेसिकली कर रहे हैं इनपुट, कि ये हमारे पास इनपुट आ रहा है। और यहाँ पे हमने एक सेकेंडरी कॉइल रखी है। इस सेकेंडरी कॉइल में हमें क्या मिलेगा? एक तरीके का आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट। मेरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, तो इसको RL से लिख रहे हैं। RL का मतलब लोड, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे भैया अपना एक पीएन जंक्शन डायोड। डायोड, पीएन जंक्शन को डायोड कहते हैं, मतलब दो दो टर्मिनल्स हो गए पीएन जंक्शन। अब देखो क्या होगा यार, हमारे घर में जो इनपुट आता है ना, मतलब जो मेन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, आपको याद होगा हमारे घर में मीटर में एक वायर आता है,
जो मेन सप्लाई होता है, वो हमेशा किस टाइप का करंट होता है? एसी। एसी करंट होता है। मतलब पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। तो यार हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस से है ना एसी करंट को पास नहीं कराना चाहते, क्योंकि अगर हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस से एसी करंट फॉलो कराएंगे तो मतलब करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे फ्रिज, एसी, टीवी, ये सब डैमेज हो जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस से सिर्फ एक ही साइकिल फ्लो करे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, सिर्फ एक ही साइकिल फ्लो करे। भाई रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो इनपुट है, जो मेन ट्रांसफॉर्मर या मेन पावर हाउस से जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 220 वोल्ट वाली, वो एसी करंट होता है। उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस एसी करंट पास नहीं करा सकता, नहीं तो वो डैमेज हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि करंट सिर्फ एक ही साइकिल में फ्लो करे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो इसलिए हमने इसको कराया है एक पीएन जंक्शन से कनेक्ट। अब देखो भावनाओं को क्या हो रहा है पीएन जंक्शन में। सबसे पहले क्या हो रहा होगा, जब ये पॉजिटिव साइकिल फ्लो कर रही होगी तो ये वाला टर्मिनल बन जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव बन गया है, तो मेरे को बताओ ये फॉरवर्ड बाइसिंग हुई है या रिवर्स बाइसिंग हुई है? So forward. फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये करंट को फ्लो कराएगा। तो रेक्टिफायर मतलब इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस से करंट फ्लो करेगा। अब आगे नेगेटिव साइकिल की बात। नेगेटिव साइकिल का मतलब पोलैरिटी चेंज होना। तो अब ये बनेगा नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव बन गया है तो यहाँ पे ऊपर कौन सा टर्मिनल और नीचे कौन सा टर्मिनल? ऊपर नेगेटिव और नेगेटिव, ऊपर नीचे पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब ये किस टाइप की बाइसिंग हो गई? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स रिवर्स बाइसिंग। में करंट फ्लो करेगा क्या? नो नो सर। सर। तो भैया यहाँ पे हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। फिर से रिपीट, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो फिर से फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, करंट फ्लो करेगा। फिर से रिवर्स बाइसिंग, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप देखो आपके डिवाइस के पास सिर्फ एक ही टाइप की साइकिल आ रही है। कौन से टाइप की साइकिल आ रही है? सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव Positive साइकिल type. आ रही है। तो मतलब हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया है। रेक्टिफाई का मतलब है चीजों को एडिट कर दिया है, कि भैया मैंने नेगेटिव साइकिल पूरी एलिमिनेट खत्म कर दी है। तो ये हमारा डिवाइस कहलाएगा रेक्टिफायर। लेकिन इसमें हुआ क्या है, सर इसमें इसमें हाफ मेरे को हाफ ऑफ टाइम के लिए करंट मिल रहा है। मतलब यहां से लेके यहां तक करंट मिल रहा है, यहाँ कोई करंट मिल ही नहीं रहा। फिर वापस से करंट मिल रहा है, फिर वापस से करंट मिल ही नहीं रहा। तो मेरे को हाफ ऑफ साइकिल के लिए करंट मिल रहा है, और हाफ ऑफ साइकिल के लिए करंट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो भैया इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। क्या चीजें सर क्लियर हाफ हुई? वेव रेक्टिफायर। हाफ सॉरी, वेव रेक्टिफायर। मैं मिस्टेक, हाफ वेव रेक्टिफायर। मैं भावनाओं में बह गया, नेक्स्ट वाला पढ़ाना था वो। हाफ वेव रेक्टिफायर। डन सर। लेकिन एक्चुअल में बताओ, एक्चुअल में जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक मतलब एसी वगैरह लगे होंगे, क्या उसमें हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि करंट दिया रोका, करंट दिया रोका? नो सर। नो सर। तो भाई हमें तो फुल वेव रेक्टिफायर चाहिए कि कंटिन्यूअस करंट आए और वो सारा का सारा एक ही साइकिल में फ्लो करे। तो इसलिए अब हम sir. नेक्स्ट वाला यूज करेंगे, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में कुछ नहीं करना, डायग्राम सेम रिपीट होगा। लेकिन बस अब इधर हम एक डायोड की जगह कितने डायोड यूज करेंगे? दो डायोड यूज Two करेंगे, types. ताकि सेम टाइम पे एक रिवर्स में चले और एक फॉरवर्ड में चले साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। भैया कॉन्सेप्ट क्या है कि दो डायोड यूज करेंगे ताकि विद इन दी सेम टाइम इंटरवल एक फॉरवर्ड बाइसिंग पे वर्क करे और एक रिवर्स बाइसिंग पे वर्क करे। और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इलेक्ट्रिक अप्लायंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, RL। ये मेरा सेकेंडरी कॉइल और यहाँ पे ये मेरा प्राइमरी कॉइल। तो देखो क्या होगा, अभी भी बात वही है कि इनपुट मेरे को मिल रहा है एसी के फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले इसको बना दो पॉजिटिव, तो ये वाला टर्मिनल बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल बनेगा नेगेटिव टर्मिनल। इसको नाम दो D1, इसको नाम दो D2। तो मेरे को बताओ D1 अभी कौन से बाइसिंग में है? So फॉरवर्ड forward. बाइसिंग। एंड D2 D2 कौन से बाइसिंग में है? रिवर्स। Sir reverse बाइसिंग. रिवर्स। तो यार ये करंट फ्लो नहीं कराएगा, लेकिन ऊपर वाला करंट फ्लो कराएगा। ऊपर वाला करंट फ्लो करा रहा है तो भैया हमारे पास पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला करंट फ्लो करा रहा है, नीचे वाला नहीं करा रहा। लेकिन नेक्स्ट केस में इसको पॉजिटिव लिया और इसको नेगेटिव लिया, तो अब नेक्स्ट केस में D1 क्या बन जाएगा So reverse रिवर्स बाइसिंग. और D2 क्या बन जाएगा? Forward फॉरवर्ड बाइसिंग. बाइस।
तो अब क्या होगा, अब ये करंट फ्लो नहीं कराएगा, और लेकिन D2 अब ये करवाएगा। वाला D2 करंट फ्लो कराएगा। तो इस केस में अब करंट मिल रहा है, लेकिन हमारे पास नेगेटिव। फॉरवर्ड बाइसिंग में ही मिल रहा है। मतलब नेगेटिव का एलिमिनेट होके वो किस में कन्वर्ट हो गया है, पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव। है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग है। अगर रिवर्स बाइसिंग में भी करंट फ्लो करता तभी तो डायरेक्शन होता। भैया भावनाओं को समझो। यस सर। मैंने आपको यही बताया था कंडक्टर में क्या डिसएडवांटेज है। कंडक्टर में करंट इधर भी फ्लो कर सकता है, इधर भी फ्लो कर सकता है, अगर आपने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी तो। कंडक्टर के साथ ये डिसएडवांटेज है कि अगर मैं कंडक्टर को पोलैरिटी चेंज कर दूं तो ऐसे भी फ्लो करेगा, पोलैरिटी चेंज करने पे ऐसे भी फ्लो करेगा। लेकिन हमारा सेमीकंडक्टर एक ऐसा एडवांटेज देता है कि अगर मैं पोलैरिटी ऐसे रखूंगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन पोलैरिटी अगर उल्टी कर देता हूं तो ये करंट को रोक देगा। तो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन ये है, एक ही डायरेक्शन है। तो इस लोड से करंट हमेशा कहां से जा रहा है, राइट से लेके कहां जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। लेफ्ट। करंट की एक ही डायरेक्शन है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही साइकिल आएगी, और वो कौन सी साइकिल आएगी, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल आएगी। क्या ये चीज समझ में आया? यस सर। क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट ये होता है कि सर D1 और D2 जब दोनों से ही करंट जा रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल क्यों ड्रॉ कर रहे हो, नेगेटिव साइकिल क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे? क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, करंट की डायरेक्शन सेम है अभी भी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सिमिलरली फिर से नेक्स्ट रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर कि करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है पॉजिटिव साइकिल में। और आपको पता है आपके घर में जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका नाम क्या होता है, जो हम घर में यूज करते हैं? कौन है जो फुल वेव रेक्टिफाई करता है? भैया चार्जिंग। स्टेपलाइजर। किसी के घर में लगा है स्टेपलाइजर या नहीं, एसी के साथ वगैरह? यस सर। तो यस। स्टेपलाइजर ही फुल वेव रेक्टिफायर है, इसलिए हम एसी वगैरह के साथ स्टेपलाइजर कनेक्ट करते हैं। क्यों? ताकि वो भैया एसी इनपुट को करके ये आउटपुट दे दे, हमें पॉजिटिव साइकिल का आउटपुट दे दे। तो वो रेक्टिफाई कौन करता है, वो करता है स्टेपलाइजर। डन सर। डन। चलो बढ़िया। अब याद रखो यार, इस फुल वेव रेक्टिफायर के है ना एक और दिक्कत है, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या दिक्कत है? अगर आप देखो हमारे पास आउटपुट तो अभी भी एक साइकिल में तो आ गया। मेरा काम देखो, इधर समझो भावनाओं को। भैया एसी करंट का क्या क्या खासियत है, क्या होता है एसी करंट? फर्स्ट, एसी करंट की डायरेक्शन हर एक हाफ साइकिल के बाद क्या होती है? रिवर्स। वेरी गुड। कि भैया डायरेक्शन हमारी रिवर्स होती है हर एक हाफ साइकिल के बाद। लेकिन दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत वैल्यू के साथ है। इसकी वैल्यू भी कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, टाइम के साथ कंटिन्यूअसली। चेंज। वेरी गुड, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। देखो कैसे पता चला, भैया इंक्रीज 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 इंक्रीज, फिर डिक्रीज 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 डिक्रीज। तो कंटिन्यूअसली हमारी वैल्यू चेंज भी हो रही है। तो यार इधर मेरे को एसी इनपुट मिला, तो इधर मेरे पास आउटपुट कैसा मिला है, ये कैसा आउटपुट है, डीसी है या एसी? सर डीसी। नहीं, ये अभी भी एसी आउटपुट ही है। लेकिन बस हमने इधर क्या कर दिया, हमने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, मैग्नीट्यूड अभी भी फिक्स नहीं है। आप ये चीज देखो, अभी भी करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, फिर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो अब मैंने क्या कर दिया, आउटपुट अभी भी एसी ही मिल रहा है, लेकिन बस मैंने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। तो इसमें एक दिक्कत है फुल वेव रेक्टिफायर में, क्या दिक्कत है कि मेरे पास जो वैल्यू है ना वो अभी भी चेंजिंग आ रही है। तो अगर मैं एसी में ये फुल वेव रेक्टिफायर कनेक्ट कर दूं तो उसमें एक दिक्कत ये आएगी कि करंट की वैल्यू अब फ्लक्चुएट करेगी, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। तो हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसका जो फाइनल डायग्राम मिले मेरे को, वो कुछ इस फॉर्म में मिले, कुछ इस फॉर्म में मिले। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? सर रिपीट कर दो। रिपीट करना है, डन। यार हमारा जो एसी करंट होता है ना उसको हम कहते हैं पल्सेटिंग करंट, पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मतलब क्या है कि ये पल्स के फॉर्म में आ रहा है, पल्स के फॉर्म में। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। डन। अब अगर हमारे पास करंट पल्स के फॉर्म में आ रहा है तो क्या दिक्कत है, करंट की वैल्यू टाइम जीरो पे कितनी है, जीरो। जीरो। लेकिन जैसे टाइम इंक्रीज कर रहे हैं करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन सिर्फ इस पीक वैल्यू तक ही तो इंक्रीज करेगी। उसके बाद फिर यस से सर। करंट की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज। डिक्रीज कर रही है। तो इधर करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर ही यूज कर रहे हो, बस बस फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से बस आपका ये आउटपुट कैसा बन जाएगा,
आपका आउटपुट अभी भी पल्सेटिंग फॉर्म में ही बन रहा है, लेकिन बस डायरेक्शन को आपने फिक्स कर दिया, लेकिन बन तो अभी भी पल्सेटिंग ही रहा है। मतलब टाइम जीरो पे अभी भी वैल्यू जीरो, फिर करंट इंक्रीज कर रहा है और इस पीक तक करंट इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज करके जीरो बन डिक्रीज। रहा है, फिर से करंट इंक्रीज कर रहा है पीक वैल्यू तक, और फिर से करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये अभी भी एसी करंट ही है। तन्वी, क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। डन। तो यार ये अभी भी है ना पल्सेटिंग ही है, लेकिन हम अपने हैवी इलेक्ट्रिक डिवाइस से, जैसे फ्रिज, एसी और भी बहुत हैवी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर वगैरह ये सब, हम उनसे ये पल्सेटिंग करंट पास नहीं करा सकते। क्योंकि पल्सेटिंग करंट पास कराया तो एसी से करंट पहले जीरो फ्लो करेगा, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने इसको एक इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, तो पता है इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करेगा, डिस्को लाइट बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लो, ग्लो, यस सर। डिम ग्लो, इस तरीके का बन जाएगा। तो क्या आप अपने घर में बिल्कुल डिस्को लाइट लगाना चाहते हो या कंटिन्यूस ग्लो करने वाला बल्ब लगाना चाहते हो? कंटिन्यूस ग्लो करने वाला। तो मतलब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा फाइनल आउटपुट आए ना, वो पल्सेटिंग ना आए, उसकी वैल्यू फिक्स रहे, डायरेक्शन और वैल्यू अब दोनों ही फिक्स रहे। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो करंट मिले वो कुछ इस फॉर्म में मिले। अब चेक करो, अब ये चीज समझ में आया? अब ये पल्सेटिंग नहीं है भाई, सब लोग यस चेक करके सर। बताओ, क्लियर है? यस सर। डन। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम फुल वेव रेक्टिफायर के साथ एडिशनल एक और एलिमेंट लगाते हैं। मतलब इस डायोड के साथ हम क्या करते हैं, एक और अपनी डिवाइस कनेक्ट करते हैं। और वो डिवाइस कौन कौन सी होती है? वो डिवाइस होती है इंडक्टर या फिर कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो जब हम इस फुल वेव रेक्टिफायर के साथ इंडक्टर या कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो डायग्राम हमारा कहलाता है फिल्टर सर्किट। क्या अब ये चीज क्लियर हो गई? यहां लिख देता हूं यस सर। कि अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर के साथ, फुल वेव रेक्टिफायर के साथ मैं अगर लगा दूं इंडक्टर, इंडक्टर मतलब एक सोलोनॉइड या फिर एक कैपेसिटर, इन दोनों में से कुछ भी लगा दूं, तो ये हमारा पूरा डायग्राम कहलाता है फिल्टर सर्किट। तो आपके जो स्टेबलाइजर आप घर में यूज करते हो ना, एक्चुअल में उसमें क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर पहले से फिक्स होता है। तो ये पूरा फिल्टर सर्किट हमारा स्टेबलाइजर कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक और, जिसमें आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर यूज होता है। भाई एक पुराने जमाने वाली ट्यूबलाइट किस किस के घर में है? जैसे मेरे घर में तो एलईडी है, लेकिन एक पुरानी ट्यूबलाइट आती थी जिसमें बीच में यहाँ पे एक चोक कॉइल लगा होता था, ऐसा व्हाइट कलर का चोक कॉइल, और यहाँ पे एक स्टार्टर लगा होता था। भैया है किसी के घर में ऐसी ट्यूबलाइट? भैया नो रिस्पॉन्स, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के घर में ना हो यार। यस सर। है, यहाँ पे एक स्टार्टर लगता था, स्टार्टर कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे दो पॉइंट्स निकले होते हैं स्टार्टर, और ये बीच में एक व्हाइट कलर का बॉक्स सा लगा होता है। तो यार ये क्या है, ये इंडक्टर है। और ये जो हम स्टार्टर स्टार्टर कह रहे हैं, ये क्या है, ये बेसिकली एक कैपेसिटर है। तो देखो मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो इसलिए जो ये ट्यूबलाइट वर्क कर रही है, इससे एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक फिल्टर सर्किट बन रहा है। क्या भैया ये चीजें क्लियर हो रही हैं थोड़ी थोड़ी? यस सर। चलो डन। हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चले गए, इतना जाना नहीं था। चेक कर लो, यहाँ तक थ्योरेटिकल चीजें खत्म हो गई हैं, हमारे जो काम की चीजें थी हमने वो पढ़ ली हैं। अब हमें लास्ट चीज पढ़नी है, लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, जो आप सबको बहुत अच्छे से आती भी होगी, अब वो पढ़ेंगे। यस सर। चलो डन। डन सर। हमने टाइम थोड़ा सा 5-10 मिनट वेस्ट कर लिए अपने। चलो स्टार्ट तो कर ही देते हैं, अभी टाइम है। भैया आ जाओ अपने लास्ट चीज पे, जो हमें सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़नी है। लिख लो भैया लॉजिक गेट्स। चलो लॉजिक गेट्स देखो क्या है यार। बेसिकली हमारा जो सेमीकंडक्टर्स है, वो बेसिकली टू वैल्यूड आंसर्स या टू वैल्यूड क्वेश्चंस पे बेस्ड है। अब मैं बोल रहा हूं टू वैल्यूड क्वेश्चन। टू वैल्यूड क्वेश्चन का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर या तो सिर्फ हाँ में होगा या तो सिर्फ ना में होगा, या तो ट्रू में होगा या तो फॉल्स में होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा, और कोई चांसेस नहीं है। समझ रहे हो टू वैल्यूड क्वेश्चन? टू वैल्यूड क्वेश्चन का यस मतलब सर। या तो आंसर यस होगा या तो क्या होगा, नो, और कुछ नहीं हो सकता। या तो आप हाँ कहोगे या तो ना कहोगे, बस ये नहीं कहोगे कि शायद, शायद वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इधर। सिमिलरली या तो आंसर ट्रू होगा या तो आंसर क्या होगा, फॉल्स फॉल्स। होगा। सबको ये चीज समझ में आ रही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं टू वैल्यूड क्वेश्चन।
सिमिलरली मैंने अभी आपको बताया हमारा सेमीकंडक्टर भी तो इसी पे बेस्ड है। सेमीकंडक्टर इस पे कैसे बेस्ड है? अगर मैं फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहा हूं तो करंट शायद थोड़ा बहुत फ्लो करेगा या पूरा फ्लो करेगा। पूरा फ्लो। तो मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग को आप कह सकते हो यस या मतलब ट्रू, कि फॉरवर्ड बाइसिंग पर करंट फ्लो करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा या हल्का या शायद, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने रिवर्स बाइसिंग करा दी तो क्या होगा? सर नो करंट। नो करंट, मतलब फॉल्स या नो। तो हमारा सेमीकंडक्टर्स भी टू वैल्यूड क्वेश्चन पे वर्क करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब यस, रिवर्स बाइसिंग मतलब नो। और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भैया आपने वॉल्व को थोड़ा खोला, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। तो इसलिए हमने क्या किया, इस सेमीकंडक्टर्स को हमने सर्किट डायग्राम में इंक्लूड किया। तो अगर हम सर्किट डायग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यस नो या ट्रू और फॉल्स नहीं कहेंगे। यस नो ट्रू और फॉल्स को हम एक डिजिट, एक नंबर दे देंगे। और वो नंबर क्या चलेगा? वो नंबर चलेगा 1 और 0। अगर यस और ट्रू है तो मतलब नंबर कितना देंगे हम उसको? 1। 1। और अगर नो और फॉल्स है तो उसको नंबर कितना देंगे? 0। 0। तो इस 1 और 0 को यूज करना, इस 1 और 0 को यूज क्यों किया? क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो इस 1 और 0 पे ही वर्क करते हैं। और इस 1 और 0 को फाइंड किया, मैथमेटिक इस एल्जेब्रा को फाइंड किया बूलन ने, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने? बूलन एल्जेब्रा। भैया पहले चेक करो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो एक एग्जाम्पल देता हूं, शायद से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं। ओके भैया, 1 मिनट बस क्वेश्चन ड्रॉ करने दो, आपका एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। जहां तक है मेरे को लग नहीं रहा आज पूरा कर पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो कर ही लेंगे। यार सपोज मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है। ये हो गया हमारे पास बल्ब, और ये हमारे पास दो स्विचेस हैं, स्विच S2 और स्विच S1। अभी फिलहाल दोनों ओपन है। अगर ये फिलहाल स्विच दोनों ओपन है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो सर। डिम ग्लो करेगा या बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा? सर डिम ग्लो। नहीं, क्यों? बिल्कुल भी नहीं। भाई मैंने बताया एक चीज तो दिवेश, कि डिम ग्लो करने का या ज्यादा ग्लो करने का ऑप्शन ही नहीं है सेमीकंडक्टर्स में। या तो ग्लो करेगा या तो नहीं करेगा। आंसर यस या नो में ही चलना चाहिए आपका। सर तो नो। जब मैंने S1 और S2 दोनों को ओपन ओपन किया तो मेरे को बताओ हमारे बल्ब के साथ क्या हुआ? यस या नो? सर नो। नो। सर नो। वेरी गुड। सिमिलरली अब मैंने क्या कर दिया, स्विच 1 को क्लोज कर दिया लेकिन स्विच 2 को ओपन ही रख दिया। स्विच 1 को क्लोज कर दिया लेकिन स्विच 2 को ओपन ही रख दिया। अब मेरे को बताओ, अब बल्ब ग्लो करेगा? यस सर। यस सर अब करेगा। बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि भैया अब करंट के पास रास्ता है जाने के लिए, रास्ता है। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर यस आया। सिमिलरली सपोज मैं दोनों को ही यस यस कर देता हूं, मतलब दोनों को ही क्लोज क्लोज कर देता हूं, क्लोज क्लोज। भैया देखते जाना भावनाओं को, क्लोज क्लोज। मैंने दोनों को ही क्लोज कर दिया, तो अब बताओ अब बल्ब ग्लो करेगा? यस सर। यस दोनों सर। से करंट फ्लो करेगा तो बल्ब अभी भी ग्लो करेगा। अब सपोज मैंने इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, अब बताओ। यस यस सर। ग्लो करेगा। तो भैया अभी भी ये ग्लो करेगा क्योंकि S2 स्विच से करंट जा रहा है, तो यस। तो यार इस टाइप का डायग्राम, इस टाइप का डायग्राम हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, लॉजिक गेट डायग्राम। और जो ये हमने टेबल बनाई है ओपन क्लोज यस नो, ये टेबल हमारी क्या कहलाएगी? ये टेबल ट्रुथ हमारी टेबल। कहलाएगी ट्रुथ टेबल। लेकिन यस नो और ओपन क्लोज को, जैसे मैंने बोला कि भैया कंप्यूटर यस नो ओपन क्लोज ये सब नहीं समझता, वो क्या समझता है? सिर्फ 1 और 0 0 and 1। समझता है। तो ओपन का मतलब क्या है? 0 0। तो हमारे पास आंसर भी कितना आया? 0 0। क्लोज का मतलब है 1, ओपन का मतलब है 0, मेरे पास आंसर कितना आया? 1। 1। क्लोज का मतलब 1 1, मेरे पास आंसर कितना आया? 1। 1। ओपन का मतलब 0, क्लोज का मतलब 1, यस का मतलब 1। 1। अब चेक करो इन 0 0 को मैंने ऐड किया या मल्टीप्लाई किया जिससे मेरे पास आंसर 0 आया है? सर ऐड। ऐड। सिमिलरली 1 और 0 को ऐड किया तो इसलिए कितना आया? 1 आया। 1। मल्टीप्लाई करता तो 0 आता। 1 और 1 को ऐड किया, 2 आना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बोला बुलियन अलजेब्रा में 1 और 0 ही चलता है, तो 1 और 1 को ऐड करूंगा तो भी कितना ही आएगा? 1 आएगा। 1। 0 और 1 को ऐड किया तो भी आंसर कितना आया? सर 1 1। आया। तो इस टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस टाइप का सर्किट डायग्राम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो करता हो,
इस वाले को हम क्या कहते हैं, और और गेट गेट। कहते हैं। तो और गेट का अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, y का मतलब आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल्स टू a प्लस बी, जहां पे स्विच 1 बनेगा a और स्विच 2 बनेगा b, और ये बल्ब बनेगा मेरा y। तो चेक कर लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब? नो स्विच 1 बनेगा a, स्विच 2 बनेगा b, और ये बल्ब बनेगा y। तो हम और गेट की कंडीशन लिख सकते हैं कि और गेट कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, आउटपुट इज इक्वल्स टू a प्लस बी। चलो भैया चेक करके बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। डन Done. सर। इसका लेकिन एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम भी है, इलेक्ट्रिक सिंबल भी है, और इलेक्ट्रिक सिंबल ये है इसका, और सिंबल। डन सर। भैया किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ये मैंने और गेट का सर्किट डायग्राम बना के दे दिया है आपको, ये इलेक्ट्रिक सिंबल बना के दे दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के दे दी, और ये ट्रुथ टेबल लिख के दे दिया। लेकिन ट्रुथ टेबल याद रखना 0101 में ही रिप्रेजेंट करोगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, बस आज लास्ट यही वाला करते हैं। नेक्स्ट है एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट में क्या समझो डायग्राम को, कि यार मेरे पास यहाँ पे दो स्विचेस लगा दिए हैं, और ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया है, और इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। भैया ध्यान देना, फिर से वही, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब विच इज आउटपुट। अब की बार मैंने यहाँ पे दो स्विचेस कनेक्ट करे हैं सीरीज में, सीरीज में, स्विच S1, स्विच S2 विच विल बी एक्टिंग एज A एंड B। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं साथ साथ, और मेरे को बताते जाना आंसर क्या आ रहा है। भैया टेक दिस एज A, ये B, और ये हमारा आउटपुट। चलो लगो काम पे। मेरे को बताओ, जब मैं स्विच S1 को ओपन कर रहा हूं और S2 को भी ओपन कर रहा हूं, क्या मेरा बल्ब ग्लो करेगा? नो सर। नो सर। जीरो। जीरो। भाई किसी का माइक अनम्यूट पे है शायद से, ठीक है। सिमिलरली मैंने स्विच S1 को क्लोज किया, लेकिन S2 को ओपन रखा, अब फिर जीरो। नो करंट। भाई क्योंकि जीरो। अब स्विच करंट यहां तक तो फ्लो कर जाएगा अगर मैं इसको क्लोज कर यस रहा हूं तो, सर। लेकिन इसके आगे पास नहीं कर पाएगा, इसके आगे पास नहीं कर पा रहा है तो जीरो। सिमिलरली अब क्या कर दो, दोनों को क्लोज कर दो, अब बल्ब ग्लो करेगा? यस सर। यस सर। अगर दोनों को क्लोज कर दूंगा तो भैया करंट फ्लो करेगा, तो ये आ जाएगा 1। लास्ट हम क्या कर दो, इसको ओपन कर दो और इसको क्लोज कर दो। इसको ओपन कर दिया तो करंट इसके आगे ही फ्लो नहीं कर पाएगा, चाहे आप इसको क्लोज यस ही क्यों ना सर। कर दो। फिर तो तो हमारा जीरो। 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 अब आप चेक करो इधर दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो। सो भैया मैं मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर ऐड कर रहा होता तो 0+1 0 नहीं आता, 1 आता। तो इधर अब कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है भाई, मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं A डॉट बी, आउटपुट इज इक्वल्स टू A डॉट बी। ये इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, जनरल सेमीकंडक्टर के टर्म्स में नहीं किया है। और इसका इलेक्ट्रिक सिंबल होता है ये LED बल्ब जैसा। डन सर। डन भैया। चलो यहां तक फटाफट चेक करो, अभी हल्का सा टाइम बच ही रहा है तो नॉट गेट भी कर ही लेते हैं। डन सर। डन। चलो आ जाओ लास्ट थर्ड वाले पे। थर्ड वाला हमें डिस्कस करना है नॉट गेट। याद रखो हम 3 गेट डिस्कस कर रहे हैं आज। और किया सबसे पहले जिसमें एडिशन है, उसके बाद एंड किया जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, अब आ जाओ नॉट गेट में। भैया ये है नॉट गेट का डायग्राम, कि यहाँ पे मैंने एक बैटरी ले ली है, यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है। ये है स्विच। तो इसमें एक ही इनपुट चल रहा है S1, एक ही इनपुट A, और यहाँ पे हो गया हमारे पास Y, बस इनपुट एंड आउटपुट। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं A को 0 रख रहा हूं, मतलब स्विच को ओपन कर रहा हूं, बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा। क्यों? यस सर। क्योंकि अगर मैं स्विच को ओपन रख रहा हूं तो करंट यहां से नीचे से फ्लो नहीं करेगा, करंट पीछे से फ्लो करके आ जाएगा, करंट के पास रास्ता है ट्रैवल करने के लिए। तो इस केस में आपके पास आउटपुट आएगा यस में। लेकिन अगर मैं स्विच को क्लोज कर देता हूं, स्विच को क्लोज कर देता हूं, फिर क्या तो नहीं होगा? करेगा सर। तो नहीं करेगा। जीरो। क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली कंडक्टिंग वायर बन जाएगी, और बल्ब के पास रेजिस्टेंस होता है, तो ये परफेक्टली कंडक्टिंग वायर से ही सारा करंट फ्लो करेगा, इधर करंट जाएगा ही नहीं। तो इस केस में हमारे पास आउटपुट कितना आएगा? फिर इस केस में हमारे पास जीरो। आउटपुट 0 आएगा। बिल्कुल सही। तो अगर आप देखो इधर क्या हो रहा है,
उल्टा हो रहा है, 0 का आउटपुट 1, 1 का आउटपुट 0, तो इसलिए इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या बन जाएगा, ए बार। बार का मतलब इसका एग्जैक्टली अपोजिट करना है, 0 का 1 करना है, 1 का 0 करना है। ये इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया है मैंने। अब आ गया इलेक्ट्रिक सिंबल। तो इलेक्ट्रिक सिंबल इसका ड्रॉ होगा बिल्कुल पीएन जंक्शन की तरह, कि पीएन जंक्शन, लेकिन आगे यहाँ पे ये टोपी लगा दी। डन सर। डन सर। चलो भैया, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। चेक कर लो, अब कुछ भी डाउट हो। पहले हमारा पूरा थ्योरेटिकल सा चला था, पीएन जंक्शन, पीएन डायोड, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, फिल्टर सर्किट्स, रेक्टिफायर। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट किया, थोड़ा सा ही रह गया है, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। डन सर। डन। चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। थैंक बाय यू सर। सर। थैंक ओके यू यार, सर। बाय बाय, टेक केयर। बाय थैंक सर। यू सर।